अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आप स्टूडियो में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मलिया हाशमी साहिबा और उसके साथ मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बल्ला साहब। नाज़रीन, यकीनी तौर के ऊपर आपकी ईद बहुत खैरियत से गुजरी होगी, आपने ईद को खूब इंजॉय किया होगा और अब सब लोग अपने अपने दफातर में वापस आ रहे हैं और दोबारा जो अमली ज़िंदगी के मामलात हैं वो दोबारा शुरू होने जा रहे हैं और उसी के साथ ही नया माली साल भी शुरू होने जा रहा है। जुलाई में, जहाँ 1 जुलाई से जहाँ पाकिस्तान का नया माली साल शुरू होता है, इस मरतबा पाकिस्तान की तारीख का नया सियासी साल भी शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स मुतवक्की हैं। बिलखसूस जो 26 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके साथ साथ 9 मई के अंदर जिन अफसरान की गफलत साबित हुई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अब उसके बाद इस 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ भी एक कार्रवाई का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसके पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर अनमिट नकूश होंगे। क्या मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों में ये सियासी हालात होंगे, किस हद तक कानूनी कार्रवाई होगी, क्या चेयरमैन पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, और उसके साथ महंगाई और दुबई के अंदर बैठे हुए जो बड़े हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो क्या प्लान करने जा रहे हैं, क्या नए इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो हमें ये भी बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरी होगी। यकीनी तौर के ऊपर अच्छी गुजरी होगी, अपने इलाके में आप गए होंगे, लेकिन उसके साथ मैं जानना चाहूँगा 26 जून के बाद ना सूरत हाल यकसर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम के अंदर आपने इस मामले को टेकअप किया था कि 9 मई का जो वाक़या पेश आया है उसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साइड से, फौज के अंदर से अगर कुछ लोगों की नाकामी हुई है, अगर वहाँ पर लोग मुलविस थे तो उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मुतालबा किया था कि सिविलियन साइड से भी अगर कोई उसके अंदर जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सिविलियन साइड पे तो एक्शन होता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, ट्रायल और वही लॉन्ग प्रोसीजर जारी है। लेकिन हमने देखा कि 26 जून को ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि मजीद कई अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का सिलसिला जारी है जिनके खिलाफ सजाएं आने वाले दिनों में होंगी। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि ऐसे जो घर अपने ही घर से एहतसाब का आगाज़ तो कर दिया गया, सिविलियन साइड से इस किस्म की तहकीकात मुकम्मल हो के एक्शन और सजा जजा का अमल कब तक होता हुआ आप देख रहे हैं? भट्टी साहब, मैं समझता हूँ कि पहले चूँकि आपने ईद का सवाल कर दिया, वो ईद अच्छी गुजरी, हमारी रवायती ईद होती है कुर्बानी करना और दोस्तों से मिलना, बस यही रूटीन है जी हमेशा से, और इसी तरह ईद गुजरी। बारकैफ इस ईद पे एक एहसास ज़रूर रहा कि एक तो महंगाई बहुत हो गई और दूसरा गरीब लोग जो हैं, जो पहले शायद लोअर मिडिल क्लास में थे, वो कुर्बानी कर लेते थे, अब वो लोअर मिडिल क्लास जो है वो गरीब लोगों में बदल गई है जी। तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल पे दुख होता हम है। इस पर डिस्कस भी करेंगे आगे चलिए, एक अच्छा, सेगमेंट है अब ये जो बात है ना, मैं शाबाश देता हूँ फ़ौज को, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ख़ुद एहतसाबी का अमल किया, जो ज़िम्मेदारान थे उनको सज़ा दी। लेकिन उस दिन मैंने एक मुतालबा साथ ये किया था कि आईजी पंजाब को पूछा जाए जी, पंजाब के वज़ीर आला को पूछा जाए जी, मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे पूछा जाए कि भाई ये किधर थे, और जो सिविल एक खुफिया एजेंसी है आईबी, उसके डीजी को पूछा जाए कि अगर ये साजिश बन रही थी तो आप कहाँ सोए थे, आपने आगाह क्यों नहीं किया। और वो जो पंजाब के आईजी हैं वो अदाकारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन अदाकार साहब से ये पूछा जाए कि भाई लिबर्टी चौक से एक काफ़िला चलता है, 2.5 घंटे में कोर कमांडर हाउस पहुंचता है, तो आप उसे रोकने में नाकाम क्यों हुए। एक और सिविलियन साइड पे सवाल है कि जिन लोगों ने जो बेस बना इस सारे वाक़या की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशे तोड़े गए, तो हाई कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। भाई आपकी सरकारी इमारत है, वहाँ शीशे तोड़े गए, ना हुकूमत ने कोई एक्शन लिया जी। और उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी को तलब कर रखा था, इस्लामाबाद को सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा था, वो क्यों नहीं आए, उनसे भी नहीं पूछा गया। तो हमारे सिविल अदारों को भी चाहिए
कि वो इन अफसरान से ज़रूर पूछे कि आप नाकाम क्यों हुए। बिल्कुल सही। और तीसरी बात, एक छोटी सी बात करता जाऊँ कि ये बिला सोचे समझे कि ये पीटीआई वाले थे, ये नहीं होना चाहिए। आप एक सियासी जमात के माथे पे ये कलंक का टीका ना लगाएं। ये एक मॉब था, पाकिस्तानी नौजवान थे, वर्गलाए गए, जो भी उसको कह दें, उनका रुख मोड़ दिया गया, लेकिन जो नाकामी सिविलियन साइड की है वो भी कबूल होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वो भी होनी चाहिए। और सिविलियन साइड के ऊपर मामला ये है कि हमारे यहाँ जो 22 करोड़ आवाम का एक दरीनी मुतालबा है, हमारे यहाँ स्पीडी ट्रायल नहीं होते, और यही आर्ट डिफरेंस यहाँ पर भी नज़र आया। और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हमें सिविलियन साइड को भी देखना चाहिए कि हमारी अदालतों में स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो सकता। मलिया हाशमी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 26 जून को जो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को तकरीबन लगता है कि तब्दील करके रख देना है आने वाले दिनों में, जहाँ पे एक नया माली साल शुरू हो रहा है जुलाई से, और लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का एक नया सियासी बाब भी शुरू होने जा रहा है। जिस अंदाज में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से कहा गया कि मनसूबा साज और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और अगर इस राह में किसी ने रुकावट डाली और जो रुकावट डाल रहे हैं उन्हें भी माफ़ नहीं किया जाएगा, तो जो लाउड एंड क्लियर मैसेज आया है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप चेयरमैन पीटीआई के लिए ये जुलाई से ऑनवर्ड दिन किस निगाह से देख रही है? किन मुश्किलात का, चैलेंजेस का उनको आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये आप इसको पूरे अगर पस मंज़र के साथ देखें तो फिर शायद चीज़ें समझने में आसानी होगी, डॉट्स कनेक्ट करना आसान होगा। जैसे बलाल साहब ने भी कहा कि आईजी पंजाब कहाँ थे। एक स्कूल के क्लासरूम में अगर बच्चे ऊधम मचाते हैं और कितनी ही डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ कोई हरकत कर गुज़रें बच्चे, तो जो शरपसंद बच्चे होंगे उनको तो ज़रूर सज़ा दी जाए, लेकिन क्या उस क्लासरूम में मौजूद टीचर से सवाल नहीं होगा? क्या उस स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल नहीं होगा? सवाल तो ये है। जो पाकिस्तान की अवाम, जैसे इन्होंने कहा कि जज्बाती हैं, मैं कहती हूँ कि चलें फ़र्ज़ किया ज़्यादातर तो ठीक है, जज्बाती रिएक्शन था। इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी थी उसको बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी गैर कानूनी करार दिया, और जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीशे तोड़कर, अदालत के शीशे तोड़कर एक अदालती तकद्दुस भी पामाल किया गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। सो वो सारी चीज़ जब पाकिस्तानी अवाम ने देखी तो ऑब्वियसली अवाम में इश्तियाल था। हाँ, उसका ये कोई तरीका नहीं है कि आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश करें या आप गैर कानूनी तौर पर तोड़ फोड़ करें। कोर कमांडर हाउस तो दूर की बात है, मैं कहती हूँ एक पौधा भी नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल ऐसा, शोधा की यादगारों को जला देना, ये कोई एहतजाज का इंसान के बच्चों वाला तरीका नहीं है, और ये किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स हों, सपोर्टर्स हों, उनको इस तकद्दुस को मलहूज़े खातिर हर सूरत रखना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी जमात के अपने कारकुनान नैब बिल्डिंग पर बड़े फ़ख्र से पथराव करते थे जिस वक्त मरीम नवाज़ को नैब पेशी पर बुलाया जाता था, क्यों? नैब की इमारत जो है वो रियासती इमारत में उसका शुमार नहीं होता? क्या वो रियासती एसेट नहीं है? तो राना सनाउल्लाह साहब का एक जुमला और आईजी पंजाब का एक जुमला, दोनों का एक एक जुमला इनको इस मामले में ज़ेरे तफ्तीश लाने के लिए बहुत अब जो है कॉलिंग फॉर इट। यकीनी तौर पर बला साहब, आप भी इस एंगल से क्या देखते हैं, चूँकि आप काफ़ी दिन पिछले ईद से पहले आप लाहौर में क्या पजीर रहे, एजाज़ हसन साहब के साथ भी आपकी नशिस्त होती रही, कानूनी तौर के ऊपर किस हद तक पॉसिबिलिटी है और अमली तौर के ऊपर किस हद तक पॉसिबिलिटी, ये भी बताइएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वो लोग जो शुरू में जब ये 9 मई का वाक़या पेश आया, कुछ ऐसे रहनुमा जो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, कुछ सीनियर क़यादत के लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन बाद में देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप बना। अब जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप का हिस्सा बन गए, उनसे मुतल्लिक क्या खामोशी इख्तियार की जाएगी, या आने वाले दिनों में वो किसी भी जमात में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप का हिस्सा हो या ना हो, क्या उनके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी या होती हुई आपको दिखाई देती है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रुप के अंदर शरीक होना ही काफ़ी है कि आपके गुनाहों का ज़ाला हो गया? भट्टी साहब, मलिया हाशमी साहबा ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैं समझता हूँ कि ये सारा काम गैर कानूनी हुआ शुरू से। कैसे? 1 मई को छुट्टी थी यौम मज़दूरा की, 1 मई को आर्डर होता है
वारंट जारी होता है जी गिरफ्तारी का जी। ये गैर कानूनी काम हो गया। छुट्टी वाले दिन कहाँ वारंट तो किसी दिन जारी हो सकता है। नहीं, नैब का ऑफिस किधर खुला था। अच्छा, फिर और भी सवाल पैदा होता है कि जो साहबका चेयरमैन नैब थे जी, उन्होंने तो रिफ्यूज़ कर दिया था बॉस से काम करने से, आफ्ताब सुल्तान साहब। तो आफ्ताब सुल्तान साहब, और उन्होंने कह के ये कहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर मौजूदा चेयरमैन जो हैं उन पे भी सवाल उठता है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी में है, वो ये सवाल तो उठेंगे जी बिल्कुल। तो एक छुट्टी वाले दिन एक ऑर्डर जारी किया गया, एक वारंट जारी किया गया, फिर गैर कानूनी तौर पर अदालत के अहाता से एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया, बल्कि हिरासत में लिया गया या अगवा किया गया, चूँकि अदालत के अहाता से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी बराज साहब, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इश्यूज के साथ साथ साने 9 मई के हवाले से भी मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मैं सवाल ये कर रहा था, अदालतों से ही इमरान खान साहब को रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से ही फिर उनको रिहाई भी। गुजारिश सुन लीजिए, फिर क्या हुआ कि शीशे वहाँ तोड़े गए। क्या वो कानूनी अमल था? बिल्कुल गैर कानूनी था। अब ये कैसे हो गया? मान लिया ये जो बात मलिया ने की बहुत शानदार बात है कि 8 तारीख को एक बंदे को पता है जी, वो कहता है मैंने कॉल सुनी है। पहले तो कॉल टेप करना एक जुर्म है, फिर चले कॉल सुनना उससे बड़ा जुर्म हो गया, और फिर उस पर अमल ना करना, उसको ना रोकना, ये कितनी बड़ी कोताही है। इस कोताही की सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए ना। और यकीनन वो ये बातें वज़ीर दाखिला के इल्म में लाए होंगे, वज़ीर आला पंजाब के इल्म में लाए होंगे, तो उनको भी सज़ा इसकी मिलनी चाहिए कि जब आपके इल्म में था जी। और फिर ये जो वज़ीर दाखिला हैं राना साहब, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने सिक्योरिटी विड्रॉ क्यों की, इसका जवाब दें। बिलाल साहब, आपका पॉइंट वैलिड है। अब जो आपका सवाल है, अगर मैं मुजरम हूँ, मैंने हमला किया जी, ये कैसे हो गया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ उसके बाद मेरा जुर्म धुल गया? ये फिर कैसा जुर्म है जिस जुर्म की सजा ही नहीं? यानी मैं एक बंदे को कत्ल कर दूं, एक इमारत को जला दूं, और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं ये तो कि मेरा सिविलियन लीडरशिप का बड़ा इम्तिहान है। मेरा लोगों कैसे उन लोगों से आप सरफ नजर कर सकते हैं? तो जी। मैं धुल गया, मैं साफ हो गया, मेरे सारे गुनाह भी धुल गए जी। और फिर मेरे घर पे कोई छापा नहीं मारेगा, कोई धावा नहीं बोलेगा, मेरे घर के टीवी फ्रिजें नहीं टूटेंगी, मेरे रिश्तेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मेरे मासूम भांजे भतीजों को भतीजियों को तंग नहीं किया जाएगा। बिलाल साहब, शायद आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को भी शायद इम्प्लीकेट कर लिया जाए, वो भी शामिल तफ्तीश हों, उन्हें भी शायद कार्रवाई का सामना करना पड़े, चूँकि पॉलिटिकल साइड के ऊपर तो बहरहाल ट्रायल का सिलसिला भी जारी है। लेकिन बिलाल साहब, इसका ये जानना चाहूँगा, 26 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पाक फौज के अफसरान के खिलाफ सज़ा की अनाउंसमेंट के बाद अब बात बहुत आगे जा चुकी है। अब बात ये हो रही है कि इस डिसीजन के और 9 मई के साहने के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और मेरे यही सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि अब ऐसे लोग जो मुस्तकबिल में तवक्को कर रहे थे, समझते थे कि वोटर बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं, हमें PTI का टिकट चाहिए, जो भी लोग आएंगे वो एक हेल्दी कंपटीशन कर सकेंगे। अब आप सियासी तौर के ऊपर आने वाले दिनों को किस तरह गेज करते हैं, जो कि इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है, फजा बन चुकी है, दुबई के अंदर बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन होता तो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर इलेक्शन हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो PTI के टिकट होल्डर्स के ऊपर क्या असरात होंगे, जो आने वाले दिनों में जब फैसला साज मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ ट्रायल या फैसला सुनाए जा चुके होंगे? भट्टी साहब, बेशक फैसले सुनाए जा चुके हों, आज तक की जो सूरत हाल है जी, आज तक की जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि PTI का वोटर बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और ये जो PDM की आदत है, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि PDM की आदत इस साजिश में मुलव्वस है 9 मई वाले वाक़या में,
इसकी जुडिशियल लेकिन इसका कोई तहकीकात तय्युन होनी करेगा, चाहिए। कोई तय करेगा, तहकीकात होंगी, वो फिर इज़हार है उनकी हुकूमत है, साबित वो होंगे। वो कैसे तहकीकात करवाएं, जुडिशल कमीशन कैसे बन जाए। उनकी तो हुकूमत ना होते हुए भी वो जो सान्या मॉडल टाउन है उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मुझे तो इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर भी हैरत है जी कि वो जो 17 जून को मॉडल टाउन में लोग शहीद हुए थे, वो आखिर किसी ने तो गोली मारी थी उनको, जी कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए, कोई तो उस सान्या का भी मंसूबा साज था, कोई तो उस सान्या का भी सहूलतकार था, तो उनको क्यों आज तक बख्शा गया है। अब जो राना साहब फरमा रहे हैं जी कि जी 1000 बंदे को गोली मार दो या फांसी दे दो मुल्क दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल दो, उसमें सान्या मॉडल टाउन भी शामिल रखो, उसमें ये भी शामिल करो कि इस मुल्क को किस किस ने लूटा, किस किस ने बाहर जायदादें बनाई, क्योंकि मुल्क को लूटना मेरे नज़दीक तो भट्टी साहब गद्दारी। बिल्कुल सही, जो लूटने में मुलविस हैं, किन्होंने कानून को हाथ में लिया, कानून का गलत इस्तेमाल किया, सब के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। मलिया हाशमी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी सोशली और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी बड़ी वैलिड होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अप्रैल से ऑनवर्ड, अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड बिलखसूस जिस तरह सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, और हर गुजरते दिन के साथ बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा चेयरमैन PTI को। लेकिन जब 9 मई हो गया, 9 मई के बाद भी हमने देखा कि चेयरमैन PTI ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ अपने बयानात का सिलसिला उसी शदोमत के साथ जारी रखा। उन्होंने कहीं हमें फील नहीं हुआ कि उन्होंने हालात का सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए कोई स्ट्रेटजी की अपनी रिविज़िट की हो, कोई पॉलिटिकल विजडम प्रवेल हुआ हो, कुछ चीज़ों पे कभी थोड़ा सा खामोश हो के बैक फुट पे गए हों, चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की हो। उन्होंने वही अग्रेसिव अप्रोच रखी, और कहते भी हैं कि शायद इंसान का मिजाज उसका सबसे बड़ा उसकी राह में रुकावट होता है। ये उनका मिजाज था, ये पॉलिटिकल विजडम के वो लैक करते थे कि वो 9 मई के वाक़े के बाद भी अपने आप को रिविज़िट नहीं कर सके, जिसके नतीजे में मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए। आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस वक्त इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ, अब इंडिविजुअली अगर किसी के भी साथ ये चीज़ हो, खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ हो या किसी भी इंसान के साथ हो, तो ऑब्वियसली पहला रिएक्शन यही होगा कि आपका ख्याल उस शख्स की जानिब जाएगा जो खुलेआम आपको धमकियां देता हो या लोगों को इंस्टिगेट करता हो, जिस तरह मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह अपनी तकरीरों में, अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहते रहे कि फितने का सर कुछ चलना होगा, फितना फितना फितना, राइट। सो एक तो ऐसे बदबूदार लफ्ज़ को जानबूझ के जिस शख्स ने मेरे साथ अटैच किया हो, तो ऑब्वियसली, और फिर एक मजहबी शिद्दत पसंद वाला वो ड्रामा भी रचाने की कोशिश की हो जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, तो डेफिनेटली मेरा पहला शक तो अपने सियासी हरीफ की जानिब जाएगा। अब दूसरी बात ये कि किसी को ज़ाती तौर पे अगर ऐसी इंफॉर्मेशन मिले भी कि फ़र्ज़ करें कोई किसी हसास इदारे का शख्स भी इसमें शामिल है प्लानिंग में, तो एक समझदार लीडर में और एक आम आदमी में यही फ़र्क होता है कि वो ज़रा नपी तुली बात इस तरह से करे कि मैसेज कन्वे भी हो जाए और वो स्ट्रेट अवे कॉन्फ्रंटेशन में ना पड़े। एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो कुछ लोग मौजूद थे जो उनको ये मशवरे देते रहे, बाय द वे जो पर्चियां पढ़ के जा चुके हैं, कुछ एक दो अभी हैं भी मौजूद, और उनमें से भी एक को भी बहुत हीरो बना के पेश किया जाता है, वो भी काफ़ी मशवरे देने में आगे आगे मैंने खुद देखा है कि फ़ौज के ज़रा ख़िलाफ़ एक बात करनी कि फ़ौज आपके हक़ में नहीं है, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। ये कहना कि फ़ौज अगर इमरान खान के हक़ में नहीं है, आज भी आप यकीन करें, जाहिर है कोई भी इदारा खुल के मीडिया पे आके तो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते इदारे में मौजूद लोग, लेकिन मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ कि 99% जो पाकिस्तान का फ़ौजी है, उसकी फैमिलीज़ हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ कि वो अपने फेवर में इस चीज को डेवलप करते हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने सिर्फ जनरल बाजवा को ही पूरी फौज बना के बात करते रहे। सही। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा। उन्होंने कभी फौज के इदारे के खिलाफ नहीं बात की है सच। तो चेयरमैन PTI को कुछ लोगों ने मिसलीड किया बेसिकली। जिस वक्त मैं ये समझती हूँ कि जिस वक्त जनरल बाजवा चले गए थे, उसके बाद जो अगले चीफ आए, उनकी अप्रोच जो भी हो, भले वो 200% न्यूट्रल हो, भले वो दिली तौर पर ABC में से किसी के भी वोटर हो, जिस तरह हम सब होते हैं जी, मैं ये समझती हूँ कि PTI को वहां पे अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी इस तरह से रिविजिट करनी चाहिए थी कि ये नई लीडरशिप है, अवाम आपके साथ है,
आप इस तरीके से चलें कि वो अवामी राय के आगे फिर चीज़ें बड़ी और हो जाती हैं, और इवन उनके सियासी कंपेटिटर्स भी जो हैं, बिल्कुल सही, उनको भी इमरान खान की पब्लिक सपोर्ट के आगे झुकना पड़ जाना था, उनके जो सियासी हरीफ हैं। लेकिन अब चूंकि जाहिर है क्या हो सकता था, क्या हुआ, ये तो अब एक बहुत माजी कुछ हो की चुका, बात है। बिल्कुल सही। अब मैं ये समझती हूँ कि असल सवाल ये रेज होता है कि दुबई में या लंदन में पाकिस्तान के फैसले क्यों हो रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद इसी मौजू पर गुफ्तगू सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना हो, इसका तदारुक कैसे हो सकता है, इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए नेशनल लेवल के ऊपर कि जो लोगों को गुमराह करके या मिसलीड कर देते हैं एक मॉब को, वो भी ना कर सकें। अवाम में कैसे शऊर आ सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर वो काम कभी ना हो जिसको कौमी सहने के दिन के तौर के ऊपर याद रखा जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। साइकिल के दो पहिए होते हैं, अगर एक चलता रहे तो साइकिल नहीं चल सकती। इसी तरह जब आपने इन्वेस्टिगेट करना है तो अगर दो लोग जिम्मेदार आपको लग रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि एक पाड़ा बन के कहे कि जी दूसरे ने ये किया और खुद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे का सरबराह हो वो बरियुज़ ज़िम्मा जो है वो होके एक्ट करे। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। सो आई बिलीव के 9 मई का जो सानिया है जी, इसको आइंदा ऐसी कोई चीज़ ना हो सके, इसमें यकीनन आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें। ये नहीं कि जियो फेंसिंग के थ्रू आपको पता चले कि एक शख्स मोटरसाइकिल पे काम से वापस जा रहा था तो उसका नंबर भी उस वक्त वहाँ पे आपको पता चला कि वो मौजूद था तो उसको भी धर लें। ऐसे नहीं, आप पूरा, अब नादरा के पास फेशियल डिटेक्शन की बड़ी ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप बिल्कुल चेक करें, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि कौन कौन से अफराद इसमें शामिल हैं, और उसके बाद अफराद को जो बेशक जज्बाती हुए, किसी ने मिसलीड किया, जो भी किया, जो मिसलीड करने वाले हैं उनकी भी निशानदेही करें। बिल्कुल सही। वो आप थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन उससे पहले, ये दूसरा स्टेप है जी, उससे पहला स्टेप ये है कि जो आईजी पंजाब हैं, जो राणा सनाउल्लाह हैं, जो करंट हमारे गैर कानूनी तौर पर इस वक्त जो पंजाब पर मुसल्लत वजीर आला पंजाब हैं, जिनकी आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है अप्रैल के मिड में, इन सबको शामिल तफ्तीश किया जाए ताकि जहां एक तरफ हम कहते हैं कि जो लोग इसमें शहरी मुलविस थे या मिसलीड हो गए, जो भी हुआ, उनको इसलिए पनिश किया जाए कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे, वहीं पे कोई ब्यूरोक्रेट और कोई भी सियासतदान भी ये जुर्रत ना करे कि अपनी मुखालिफ सियासी जमात को खत्म करवाने के लिए इस तरह की बॉडी हरकतों में शामिल हो। बिल्कुल आपकी तजवीज़ सामने की। बल्ला साहब, यही सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि 9 मई का सानिया दोबारा ना हो, क्या सिर्फ ये इकदाम काफ़ी हैं जो मलिहा ने कहे, लेकिन इसके साथ साथ क्या ज़रूरी नहीं कि सियासतदान भी सियासत की लाइन्स को डिफाइन करें और आवाम से जब मुखातिब होते हैं अपने वोट बैंक हासिल करने के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, जो नफरत का एलिमेंट है, इदारों से मुतल्लिक हो, इदारों के सरबराहान से मुतल्लिक हो, इदारों की बेतौकीरी हो, लबो लहजा भी सियासतदान को, अवामी लीडर को ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कि लोगों के अंदर नफरत ना हो, उनके अंदर एक शऊर हो। बेहतरी के लिए काविश जरूर होनी चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर इदारों में अपनी शख्सियत से मुतल्लिक नफरत का पहलू ना आए। आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक एक लाइन का जवाब है। दो लाइनें हैं। नंबर 1, तमाम अदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें, और नंबर 2, मुल्क से नाइंसाफ़ियों का खात्मा हो जाए। इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बहुत शानदार आपकी तजवीज़ थी। आगे बढ़ना चाहूँगा, बिलाल साहब आपसे ही जानूंगा, दुबई के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है, सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, और अब उनको लगता है कि इस इलेक्शन के लिए राह हमवार हो चुकी है और फ़ज़ा भी आने वाले दिनों में सियासी तौर पर साजगार होगी, लिहाजा इलेक्शन के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब कहते हैं इलेक्शन होंगे, भले हमने 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर ली, लेकिन हम फिर भी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन का इनेकाद होता हुआ किस हद तक आपको दिखाई दे रहा है, और इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? देखिए, ये जो हुकूमत है, इन्होंने बड़ी कोशिश की और बड़े बड़े ड्रामे किए और बड़ी बड़ी साजिशें करके वाक़यात तराशे, साने तराशे और साजिशों में भी खुद मुलव्वस रहे। उसके बावजूद पीटीआई का वोट बैंक न सिर्फ बरकरार रहा बल्कि बढ़ा। जी, तो पहले ये इलेक्शन ना करवाने के सिलसिले में लैतो लाल से काम ले रहे थे, अब इनको कोई इतलात मिली हैं जी, कि हो सकता है ये सारा सिस्टम ही लपेट दिया जाए। अच्छा,
तो फिर इनकी अचानक दुबई में मुलाकातें शुरू हो गई हैं। चूँकि मैंने इसके इम्कानात हैं भला मैंने सब अर्ज़ सिस्टम किया लपेट दिया था जाए? जी मैंने अर्ज़ किया था कि इसी प्रोग्राम में जी 2 हफ्ते पुरानी बात हो गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी को और इस्टेब्लिशमेंट को के दरमियान तलाक हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये फिर बिलाल साहब ने बड़ी अहम खबर दी थी। तो उसके कदों की गल है बिलाल साहब? जी ये जब मोदी और अमेरिका ने एक एलामिया जारी किया ना, उससे 2 रोज़ पहले की बात है। अच्छा, तभी फिर बिलावल साहब ने कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। तो उसमें फिर जब तलाक हो गई और फिर ताकतवरों से ये भी इशारे मिले जी कि मरीम नवाज़ भी हमें कबूल नहीं, और जो लोग मियाँ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे उन्हें भी एक जवाब मिला कि वो भी कबूल नहीं। तो फिर जब हर तरफ से इनकार होता गया तो अब आसिफ अली जरदारी ने फिर दुबई में एक मेला लगाया जी और मियाँ साहब भी आ गए और लोग भी। तो अब आसिफ अली जरदारी एक आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश कर रहे हैं सही कि आप मुझे वज़ीर आज़म कबूल कर रहे हैं अच्छा के लिए, और जरदारी साहब को दिल अभी नहीं भरा इसका आप मतलब है। सदारत भी ले लें, आप पंजाब की वजारत आला भी ले लें, आप जो वफाकी हुकूमत बनेगी उसमें भी हिस्सा ले लें, लेकिन मेरा ख्याल है इससे भी काम नहीं बनेगा। अच्छा चूँकि वोट बैंक जो है वो जिसके पास है वो कोई और शख्स है, और वो शख्स जिसको भी खड़ा करेगा वो जीतता जाएगा। अगला इलेक्शन भट्टी साहब लीडर्स का इलेक्शन है। ओके ये जो है ना इलेक्टिबल्स, सही उनका इलेक्शन बिल्कुल सही। नहीं है। बिलाल साहब तो अभी भी पूरी उम्मीद हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा दुबई के अंदर ये बड़े सर जोड़कर बैठे हुए हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है। अब लगता है कि चले हम मान लेते हैं कि सिस्टम नहीं लिपेटा जाता और इलेक्शन हो जाते हैं, तो क्या इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान के अंदर जारी जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है क्या ये ख़त्म हो पाएगी? महंगाई, बेरोज़गारी में कमी और जो मुआशी बहरान है क्या ये टल जाएगा? आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा और मुआशी लिहाज से किस एंगल से देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को आप? देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान की आवाम की राय का एहतराम ना किया गया जी और आवाम जिसको अपने वोट की ताकत से मुंतखब करके लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसको ना आने दिया गया और धांधली की गई, इलेक्शन में गड़बड़ की गई, निगरान हुकूमतों से के ज़रिए गड़बड़ करवाई गई अगर, और इलेक्शन कमीशन पे ऑलरेडी कराची मेयर का इलेक्शन आपने देखा कि वो एक मेयर का इलेक्शन नहीं करवा सके, और ये हमसे ज़्यादा शायद खाकान अब्बासी साहब की शायद बात हुक्मरान जमात ज़्यादा सुन ले, उनके अपने साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनकी अपनी जमात के जी, वो ख़ुद उन्होंने भी इसी कंसर्न का इजहार किया है कि जो इलेक्शन कमीशन एक मेयर का इलेक्शन ही ठीक करा सका तो मुल्क का क्या इलेक्शन होगा। सो गुजारिश है कि अगर इस तरह की चीज़ हुई तो उससे क्या होगा, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इलेक्शन करवाने के बावजूद बरकरार रहेगी। सही। और फिर ये कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो भूल जाए मुआशी इस्तेकाम। सही। मुआशी इस्तेकाम तो सियासी इस्तेकाम से आता है। मैं इतने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर इस वक्त दुबई भाग रहा है, अमेरिका भाग रहा है, बरतानिया भाग रहा है कि भाई वहाँ लगा दो, और ख़ास तौर पे दुबई में अब लोग अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं। वो इन्वेस्टर्स जो 2 साल पहले तक पाकिस्तान लाइन लगा के खड़े हुए थे कि रियल एस्टेट में और इधर उधर हम अच्छे मार्जिन कमा सकते हैं। सो ये मुझे नहीं लगता कि ये कियोस कहीं पर भी ख़त्म होगा अगर पाकिस्तानी अवाम की जो राय है उसको मुस्तरद किया गया। अब राय से मुराद ये नहीं है कि जो कहा जाता है, जिनका हम आजकल नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे, ये माशाल्लाह जमहूरियत का ये आलम है कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को आप वज़ीर आज़म ले आएँ, वो चाहे बिलावल को ले आएँ, वो चाहे मरियम को ले आएँ, चाहे नवाज शरीफ को ले आएँ। की राय तब्दील हो तो पता भी नहीं चलता ना, माजी में हमने देखा है। देखें हुण जो कुछ कर चुके ने ना 40 साल हुण वाली तब्दील होएगी, ये आप खातिर जमा रखें। अब जिनका ख्याल है ना कि बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान पे लोगों ने अपना बेच देने वोट, अब लोग कीमे वाला नान भी खाएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, अल्लाह के फजल से बोतल भी ठंडी मांगेंगे और वोट फिर वहीं देंगे जहाँ पे उन्होंने देना होगा। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी अपने मोअज़्ज़ज़ इदारों से गुजारिश है, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन से, कि देखें आप तनख्वाह एक ही काम की लेते हैं, आपको कोई और काम पूरे साल में नहीं कहा जाता सिवाय इसके, वो भी हर साल नहीं आपको करना पड़ता। और वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जो इलेक्शन का वक्त है उस पर
और पता क्या चलता है, लाखों बोगस वोट्स जो जिनको फौत हुए 10-10 साल हो गए उन्होंने भी ठप्पे लग रहे बिल्कुल होते सही, हैं। बिल्कुल तो सही। इस चीज को खत्म किया जाए बिल्कुल ताकि सही, अवाम बहुत का ज़रूरी है। सिस्टम पर दुरुस्त कहा एतमाद बहाल हो। आपने शफाफ इंतखाबात अशद ज़रूरी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ जो कानूनी तौर के ऊपर 9 मई के साने के हवाले से नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नया सियासी बाब शुरू करने जा रहा है जिसके मुल्क की तारीख के ऊपर अनमिट नकूश होंगे। सवाल ये है कि इलेक्शन अगर वक्त पर हो गए तो क्या उससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्या जो माशी बहरान है वो टल जाएगा, और उसके बाद जो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि तमाम इदारे अपनी हदूद क़यूद के अंदर रहकर काम कर सकें, क्या ये भी पाकिस्तानी अवाम को देखना नसीब होगा या नहीं, ये वक्त तय करेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।